चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। नमस्कार पुष्पेंद्र तिवारी, अपने पुराने जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको उनकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन हमारा है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो झील्स वगैरह होती हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिनोलॉजी। लिनोलॉजी को सर्व विज्ञान भी कहा जाता है, जिसको सर्व विज्ञान कहते हैं, यानी मतलब समुद्रों का या झीलों का विज्ञान। इसके अंतर्गत झीलों, तालाबों, नदियों और नम भूमियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न में से जो है विषम पद का पता लगा, तो इसमें अलग कौन है, सबसे अलग कौन है, आपको ये पता लगाना है। तो एक है डेल्टा, वालसोन, चाप झील और विस्पर्ड। तो डेल्टा सबसे अलग है क्योंकि डेल्टा जो है डेल्टा नहीं सर, वालसोन सबसे अलग है क्योंकि डेल्टा और चाप झील एवं विसर्पण जो है का संबंध मैदानी भागों से है, लेकिन वालसेन का संबंध किससे? मरुस्थलीय क्षेत्र से है। ठीक है। उसका निम्नलिखित में से किस स्थल की यूनेस्को की को विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? तो हमारा डी है, सुंदरबन नेशनल पार्क को है को मतलब यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया सुंदर नेशनल पार्क को। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क को। ओके। हिमाचल प्रदेश में स्थिर दर्रा जिसका नाम है सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में कौन सा? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सुंदरबन को डेल्टा में, सुंदरबन को नेशनल पार्क में 1987 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत के मतलब विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। इस सूची में केवल राष्ट्र पार्क काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और मानस वन्यजीव अभयारण्य को ही 1985 ईस्वी में तथा नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य को 1988 में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इसको पढ़ लेना, इस वाले पॉइंट को, ये जितना पॉइंट है इसको जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से डेट याद रखना, ये कब कब क्या क्या हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्या, हिमाचल प्रदेश में स्थित सिपिकला एक प्रमुख दर्रा है, प्रमुख पर्वतीय दर्रा है जो कि भारत चीन के पास अवस्थित है, माने स्थित है। भारत में सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे प्रवेश करती है। ठीक है। उसके बाद आता है जोजिला दर्रा, बहुत नाम सुने हुए हैं, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर मतलब श्रीनगर एंड लेह लद्दाख, लेह को मतलब जोजिला दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में स्थित जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है। पाल घाट निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है? तो अभी हाल ही में एक मूवी आई थी साउथ की, अगर आप उसको देखो तो पाल घाट के बारे में आप जानेंगे, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है। उसके बाद कुल्लू घाटी। अब कुल्लू से तुमको क्या पता चला, बहुत कुल्लू उल्लू सब घूमने जाते हैं। ठीक है, तो कुल्लू घाटी धौलावीर और पीर पंजाल दर्रा, मतलब कुल्लू घाटी कहाँ है, मतलब किसके बीच है? धौलावीर और पीर पंजाल। ठीक है। कुल्लू घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी जाती है। यह धौलावीर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी के सहारे विस्तृत है। अब कुल्लू से आपको याद आया कि अपने ट्वेल्थ में अगर कोई मतलब ट्वेल्थ का लड़का यूपी बोर्ड का हो, तो पुराने समय में ट्वेल्थ में जब ये एनसीईआरटी नहीं चलती थी उस समय एक मतलब रानी खेत वाला वर्णन आया था, तो वो भी हिमाचल, तो वही कुल्लू मनाली वगैरह वहीं है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आपको कुल्लू भी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में, जाके घूमिएगा, अच्छा प्लेस है। सूची फर्स्ट सेकंड के साथ मिलान, मतलब मिलान करना, तो देखो मिलान कैसे करना है। सबसे पहले हमारा पॉइंट जो है, ठीक है, कि पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो पुलिकट झील की अगर बात करते हैं तो पुलिकट झील हमारा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कश्मीर में स्थित है। ठीक है। बुलर झील कहाँ स्थित है? बुलर झील कहाँ स्थित है, सॉरी चिल्का झील कहाँ स्थित? चिल्का झील तुम्हारा उड़ीसा में है, वही हम कहा। तो चिल्का झील उड़ीसा में है। बुलर झील कहाँ स्थित है? कश्मीर में बुलर झील है। हाँ, कश्मीर में बुलर झील है। और उसके बाद सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है। कुल्लू घाटी से वन मोर क्वेश्चन। ठीक। कुल्लू घाटी से एक और क्वेश्चन है। कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणी पर्वतमालाओं के बीच मतलब स्थित है, तो इसमें पर लद्दाख, पीर पंजाल, निचला हिमालय और शिवालिक। और ऑप्शन आपने ध्यान दिया होगा तो ऊपर भी ऑप्शन दिया था, धौलावीर और पीर पंजाल और
रंजोती और नागा दर्रा। तुम्हारा आंसर कौन सा है इसमें से? सॉरी, हमारा आंसर उससे धौलावीर और क्या होना, धौलावीर और पीर पंजाल हमारा आंसर, ठीक है। ओके। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? भारत का पारिस्थितिक, पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है, ठीक है। राल यानी घूना किसका उत्पाद है? तो राल यानी घूना जो है किसका उत्पाद है? कोनिफेरस का, यानी शंकुधारी पेड़ का या कोनिफेरस का, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन आप खुद पढ़िएगा। मध्य भारत, मध्य भारत टी किसका उत्पाद है? तो हमारा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन में जो हमारा मध्य भारत टीक मतलब उत्पादन होता है, ठीक है। उसके बाद कुटी वन्य पशु विहार जो है किस राज्य में? कुटगी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कुटगी, ध्यान है, कुटगी वन्य पशु विहार कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब देखो इसमें इसी बगल में क्या गलत जोड़ा बना है। अब जोड़े को कैसे गलत बनाया जाए? तो भैया जो चीज गलत हो गलत है, सिंपल सी बात। बांदीपुर अभयारण्य, अब देखो अंसी, बांदीपुर, बंदरघट्टा, कुद्रामुख, नागरहोल, मैंने बोला था पांच जो है कहाँ है? तो पांच तुम्हारा कर्नाटक में। तो अंसी, बांदीपुर, उनमें से बांदीपुर, बांदीपुर आ गया। देखो कर्नाटक के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रट लेना कहीं। अंसी, बांदीपुर, बंदरघट्टा, कुद्रामुख, नागरहोल एकदम अच्छे से रट लो। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, सरिस्का राजस्थान। तो ऐसे लिखना, बांदीपुर कर्नाटक, सरिस्का राजस्थान, ठीक है। अन्नामलाई, अन्नामलाई तमिलनाडु में भी आपको भी पता है। पेरियार, अब इसमें पेरियार जो है आपका आंध्र प्रदेश दिया गया है ना, लेकिन पेरियार तुम्हारा कहाँ का है बताइए? पेरियार भी तुम्हारा इडुक्की के आसपास है ना, तो केरल में हुआ ना, फिर इडुक्की केरल में ही है, तो पेरियार वहाँ है। तो इसलिए तुम्हारा डी ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी सब सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा कौन सा है? आर्किडिक, आर्किड पौधा है, ठीक है। निम्नलिखित अभयारण्य में से किसका सुमेलन राज्य सही नहीं, किस कौन सा सही नहीं, ठीक है। तो आपका कौन सा? मालघाट महाराष्ट्र, कान्हा मध्य प्रदेश, मानस असम, पेरियार। अब देखो पेरियार फिर करना, तो पेरियार में पांच ही है, अंसी, बांदीपुर, बंदरघट्टा, कुद्रामुख, नागरहोल। पॉसिबल है पेरियार? पेरियार तुम्हारा कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले बताओ पेरियार, बताइए। चलो ठीक है, ना बताओ, पॉज करके पहले बता देना, फिर देखना केरल में है, ठीक है। क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो शंकुवृक्षी मतलब वन से विलो प्राप्त होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है शंकुवृक्षी, उसके बाद हमारे पास आता है वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है, क्या हो सकता है वैश्विक तापमान के फलस्वरूप? ठीक है। तो समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, कौन सा हो सकता है बताइए? तो इसमें बात करें अगर 51 की बात, 56, 51 थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है। तो इसके बारे में मतलब मैसेज मतलब बाद में बताते हैं, ठीक है। वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है, देखो सिंपल सी बात है, तापमान ज़्यादा बढ़ता है तो क्या होता है? ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इन दोनों में से आंसर नहीं है। पश्चिमी घाट को साहित्यिक पर्वत मतलब साहित्यिक पर्वतमाला भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को साहित्यिक पर्वतमाला भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी तट के सामने स्थित मतलब होती है, यहाँ होती है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। प्रायद्वीप भारत में उच्चतम चोटी है प्रायद्वीप, तो ए, ठीक है, अन्नामुड़ई। ओके, कितना है? 2695। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताओ जल्दी से? तो महादेव पहाड़ियां महाकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, ठीक है। अन्नामुड़ई शिखर यहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताओ, अन्नामुड़ई कहाँ पर स्थित है? सह्याद्री, अन्नामुड़ई, ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो नाग पर्वत का शिखर सबसे ऊंचा है। अब इसमें सारे शिखर के जो चोटी दी गई सबसे सारे, नाग पर्वत 8125, नंदा देवी 7824, कामेत 7756 और कुनलुन 7167। प्रति वर्ग मार्ग, सॉरी प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल यानी किसी गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो भैया सिंपल सी बात, दर्रा कहते हैं उसको, आप भी जानते हैं। बोलते हैं दरार लग गया, तो उसी दर्रा कहते हैं,
ठीक है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो भैया सिंपल से पीर पंजाल जो दर्रा है, भारत में पीर पंजाल दर्रा जो है कहाँ, मतलब क्या करती है बताओ जल्दी, पीर पंजाल कहाँ है? पेरियार नहीं पूछ रहा हूँ केरला, पीर पंजाल पूछ रहा हूँ। तो पीर पंजाल पंद्रह फरवरी कहाँ स्थित है बताओ? तो आपको पता होगा, आरकान योमा म्यांमार, म्यांमार साल्ट भी है, साल्ट रेंज पाकिस्तान, और सुलेमान श्रेणी की पाकिस्तान में यहाँ स्थित है, ठीक है। तो अद्वित, हाँ, अव्यवस्थित है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं बताइए? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। नागा, खासी और गारो पहाड़ियां स्थित कहाँ स्थित है पूर्वांचल वर्तमान में? पूर्वांचल पर्वतमाला में। लोकटक झील जिस घर जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक क्या है, मतलब एक प्रकार की झील है लोकटक। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो भैया कावेरी नदी द्वारा जल बनाया जलप्रपात है, सी। ठीक। लोनार झील कहाँ स्थित है? सी, महाराष्ट्र। बलतोड़ा हिमंद, बलतोड़ा हिमंद स्थित है, कहाँ स्थित है बलतोड़ा हिमंद? तो काराकोरम, मतलब काराकोरम मतलब पर्वतमाला में स्थित है। काराकोरम एक प्रकार का दर्रा है, उसको बताना कहाँ स्थित है काराकोरम दर्रा। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा बुलढाड़ जिले में स्थित है। बालतोड़ हिमनद भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। नींद आ गई थी, सॉरी। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। भारत में गेहूं की निम्न जातियां में से किसकी खेती की जाती है? तो भैया बताओ जल्दी से किसके? तो भैया ब्रेड गेहूं की खेती करी जाती है। ठीक है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि तो पहाड़ों के ढलान पर सोपान कृषि की जाती है। मध्य प्रदेश विशालतम उपज उत्पादक है तिलहन का। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है? तो भैया चावल सबसे अधिक उपजता है। उपरोक्त फसलों में से मध्य प्रदेश दालों का विशालतम उत्पादक रहा है। गुजरात, मध्य। भारत की निर्मा निर्मा मतलब भारत की निर्यात मद के रूप में, सॉरी पद होना चाहिए, भारत के निर्यात पद के रूप में कौन से मामलों की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? तो सूखी लाल मिर्ची सबसे ज्यादा मूल्य स्थित है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तरबूज। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो डी, जूट जो है रबी फसल, बाकी गेहूं, जौ और रेपसीड तो सब रबी की फसल है, लेकिन जूट जो है रबी की फसल नहीं है। अंतवर्ती अंतवर्ती जायद फसल जिसको कहते हैं। ठीक है। तो ये वे फसल होते हैं प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाए। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? बी, राजस्थान। पठार की स्थलाकृति आदर्श खनन के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? सॉरी, तरीके। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो भैया मतलब महासागरीय धाराओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि थोड़ी नींद आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं। तो उसको उसका देखो, पद्धति को मृदा की उर्वरता
फिर से स्थापित करने के लिए खेतों को परती छोड़ा जाता है। मतलब परती छोड़ना, उस प्रोसेस को परती छोड़ना कहते हैं। मतलब कि कई दिन के, मतलब खेत एक आध साल के लिए या 5-6 महीने के लिए खेत को छोड़ दिया जाता है, उसमें दोबारा उर्वरता हो जाती है, फिर उसकी जुताई करी जाती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि मिट्टियों में से वर्षों से कृषि कार्य बिना, मतलब ज्यादा खाद दिए या बिना अधिक खाद दिए हुए और अच्छा उत्पादन करती, तो काली और कछारी मिट्टी होती है। इन्हीं दोनों में ये, मतलब वो खास बात होती है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो भैया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं जो है, वो जो है भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि केवल वो किस पर, महासागरीय धाराओं पर प्रभाव, मतलब प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी मानसून का प्रभाव, भूमध्य रेखा का सानिध्य और हिंद महासागर का अस्तित्व, इन सब पर पड़ता है, लेकिन महासागरीय धाराओं पर नहीं पड़ता है। ठीक है। और क्यों नहीं पड़ता, तो नीचे स्टेटमेंट दिया गया है, भारत की जलवायु पर प्रत्यक्षता किसी महासागरीय जलधारा का प्रभाव नहीं होता, किसी भी महासागरीय जलधारा का प्रभाव नहीं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो है कौन कौन से, अक्षांश, समुद्र से निकटता जिनकी होती है, मानसून पवने, मतलब हवा जो होती है मानसून वाली हवाएं, और उच्चावच और मिट्टी की प्रकृति, मतलब यही सब होती है जो कि मतलब भारत के जलवायु पर इफेक्ट करती हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 मतलब सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो 35% भाग पर 75 मीटर से कम वर्षा होती है, सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। गर्म, तो भैया देखो डिस्क्रिप्शन नहीं बताएंगे, डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप एक एक्स्ट्रा वीडियो का डिमांड करिए, हम दे देंगे। ठीक है भैया। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो भैया ऑप्शन सी, पश्चिमोत्तर भारत पर निम्नोत्तर दाब रहता है। ठीक है। इधर ये पूरा डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो पश्चिम राजस्थान सबसे सूखा भाग है। ठीक है। दक्षिण पूर्वी हवाएं व्यापारिक हवाएं वार्षिक के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के किसके कारण आकर्षित होती हैं? तो ऑप्शन ए, उत्तरी पश्चिमी भारत के कम वायुदाब के होने से। ठीक है। भारत की जलवायु कैसी है बताइए? तो मानसूनी जलवायु भारत की। ठीक है। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्रकृति विपत्तियों का स्थान माना जाता है, मतलब स्थान करना पड़ता है, सॉरी सामना करना पड़ता है? तो वह चक्रवात के कारण जो है सामना करना पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन था कि वन की प्रकृति, उससे संबंधित क्षेत्रों के मतलब सुमेलन अनुसार, तो मतलब इसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में जो मिलान करने वाले में सारा पढ़ने लायक होता है, तो क्वेश्चन की वजह हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाहरित जो है शिलांग का है, मानसून शिवालिक का है। ठीक है। समशीतोष्ण, देखो समशीतोष्ण जो है नीलगिरी का है, और मैग्रेव जो है पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा ऐसे, उष्णकटिबंधीय सदाहरित शिलांग हो गया, मानसून शिवालिक हो गया, समशीतोष्ण हो गया, नीलगिरी हो गया, मैग्रेव पश्चिम बंगाल हो गया, तो ऐसे रट जाए पूरा। ठीक है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। कहाँ होती है? तो कोरोमंडल तट पर अक्टूबर नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो वायुमंडल में गर्मी जो होती है विकिरण से आती है। ठीक है। उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, तमिलनाडु में। चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। तो ऑप्शन डी, सारे में, जैसे मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। ठीक है। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संग्रहित नहीं होने देता है। ठीक है। और वे अब तट पौने, मतलब अब तट हवाएं होती हैं। ठीक है। मतलब ऊपर से हवाएं होती हैं, तो इसलिए वहाँ बरसात नहीं होती है। देखो नीचे डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। अब ये जितनी चीजें जो आंकड़े वगैरह दे जाते हैं, इनको मैं डायरेक्ट वहां से पढ़ते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है यहाँ से। तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप 1966 की अवधि के बाद खाद्यान्नों, विशेषता
गेहूं के उत्पाद में बहुत ही वृद्धि हुई है, जहां 1965-66 में गेहूं का उत्पादन 103.30 माने 103.30 लाख टन हुआ था। वहीं 1970 से 71 में 238.32 लाख टन तक पहुंच गया था। 1965 से 66 से लेकर वर्तमान समय कुछ अपवादों को छोड़ मतलब कुछ फालतू अपवादों को छोड़कर इसका उत्पादन लगातार बढ़ा ही है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था कि नीचे दिए गए कोड़ों का प्रयोग करके जोड़े बनाए। तो भैया देखो, इतना ये है और बाकी आंसर ऊपर दिया गया है। ये देखिए, तो उषण कट अब देखो, थोड़ी देर पहले जब हम लोग पढ़े थे तो वही आंसर यहाँ देखो, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित, ये कहाँ है? तो ये तुम्हारा शिलोंग में है। ठीक है। और मानसून कहाँ है? मानसून मानसून तुम्हारा क्या है? नीलगिरी। समशीतोष्ण शिवालिक, मैग्रेव पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आंसर नंबर जो है, आंसर नंबर यानी हो जाएगा 2143। 2143 देख लो। मैंने वही बोला ना, उष्ण कटिबंधीय शिलांग, मानसून नीलगिरी, समशीतोष्ण शिवालिक, मैग्रेव पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो बी ऑप्शन गेहूं हरित क्रांति की फसल से है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति वो हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा है? यानी हरित क्रांति लाने का जो कृषि नीति बनी, उसका कोई अंग नहीं रहा है। तो ऑप्शन बी, गारंटिड अधिकतम दाम, ये तुम्हारा जो कृषि नीति का वो नहीं था। बाकी तुम्हारा सामान्य की अधिक अधिक सघनता, ठीक है, नई कृषि प्रौद्योगिकी, निवेश का पैकेज, ये सब था। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, जिसका नाम है बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही कहाँ की? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की हरित क्रांति सबसे अधिक जो है सफल रही। ठीक है। एच वाई वी कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है बताइए? तो भारत में एच वाई वी कार्यक्रम नौ कृषि नीति कहा जाता है। ठीक है, नौ कृषि नीति, जिसका वो पूरा नाम है हाई यील्डिंग वेरिएंट्स। ठीक, जिसे एच वाई वी भी कहते हैं। भारत में नौ कृषि नीति अथवा हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। तो इसमें कैसे करेंगे? सी ऑप्शन, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। मतलब मेन तो पैदावार यही है ना भाई, चावल मेन फूड, और इतनी सारी यही सारी चीजें मेन फूड में भी आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हीं पर क्या, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का रट जाए, चावल चावल गेहूं ज्वार बाजरा और मक्का रट लेने से। ठीक है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भैया चीनी कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा ही बोला जाता है, तो कटोरा लेके मत घूमना। चीनी का कटोरा बोला जाता है। ठीक है। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? तो सी, आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो मतलब जो है वृष्टि है सबसे महत्वपूर्ण तत्व। भारत के में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, यानी वर्षा है। भारतीय कृषि में वर्षा के महत्व के कारण ही इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। ओके। ओके। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो अभी भी ये 50% अभी है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है तथा जनसंख्या का लगभग 52% भाग आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर है। विकल्प में उचित मतलब हाँ, तो मतलब जो उसमें ज्यादा वो नहीं दिया गया, तो इसलिए जो है भारत में 70% ग्रामीण जनसंख्या है, न कि कृषि से नियुक्त जनसंख्या है। ठीक है, तो 50% ये बताना। बहुत लोग पूछते हैं 70% जनसंख्या आज भी कृषि पर, ऐसा नहीं है। 70% ग्रामीण जनसंख्या, न कि कृषि पर आधारित। कृषि पर केवल 50% से 52% लोग। ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो भैया दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसे सफेद क्रांति भी कहा जाता है।
नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है। याद रखना जितनी क्रांति होती है, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, रेड क्रांति, ठीक है। और यहाँ हमारे पास ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इनके 3 चरण नियमानुसार है। पहला चरण 1970 से 1980, द्वितीय 1981 से 1985, तृतीय चरण था 1985 से 1996, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, बिल्कुल, क्योंकि क्या नाम है, हाँ, ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति मैंने अभी थोड़ी देर बोला सेम है, ठीक है। भारत में पीत क्रांति का संबंध क्या भैया? देखो, पीत क्रांति मतलब कि जो है सरसों वगैरह तो तिलहन के उत्पादन से मतलब वो है, ठीक है। तो तिलहन के उत्पादन के साथ पीत क्रांति को जोड़ा गया है, ठीक। भारत में फसलों के सफल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल क्या है? तो भारत में सफल खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है 70% होना चाहिए वैसे, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है 60 से 70% करेक्ट आंसर, ठीक है। भारत में पीत क्रांति तिलहन के उत्पादन के साथ पीत क्रांति को जोड़ा जाता है। सिंधु नदी का उद्गम होता है, कहाँ से उद्गम होता है? ऑप्शन डी, कैलाश पर्वत से सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यमुना नदी को खुला नाला कहा जाने लगा, हालांकि ऐसा नहीं, लेकिन भाई सब कुछ आ रहा तो इसीलिए तो यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। ये सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। भारत में कौन सी नदी बिम्भृश घाटी मतलब घाटी में बहती है? तो भैया इसका मतलब भारत की और नर्मदा ताप्ती और दामोदर नदियां जो है अपभ्रंश घाटी इस क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती हैं, जबकि दामोदर नदी हुगली नदी में से मिलती मिलती है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ये भी आपको भी पता, तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को, ठीक है। या फिर उसी का नाम कोसी नदी भी है, तो बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास नर्मदा, ताप्ती दोनों नदियां, इसलिए आंसर इसका जो है सही नहीं लगाया, ठीक है ना, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय मतलब भारतीय क्षेत्र में मतलब जो है नहीं पाई जाती? तो भारतीय मूल क्षेत्र में नहीं पाई जाती। तो सिंध, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र तीनों नदियां, तो इसमें सतलज और ब्रह्मपुत्र दोनों दिया गया है, तो इसीलिए जो है ऑप्शन इसका सी और बी दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर नगर कौन से हैं? देवप्रयाग, देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो बी, देवप्रयाग में ही मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो भैया सिंधु नदी जो होता है हिमालय के पार से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो गंगा नदी जो है तलछट को प्रवाहित करने वाली नदियां। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन बी, राजस्थान जो है नर्मदा नदी का घाटी का हिस्सा नहीं है। नर्मदा नदी की द्रोणी का 87% मध्य प्रदेश में, 1.5% महाराष्ट्र, तथा जो भी बच रहा है यानी कि 88.5 के बाद यानी 11.5 के बाद जो भी बच रहा है सब गुजरात राज्य से है, ठीक है। तो इसके द्रोणी का विस्तार, अगर आपको द्रोणी से पूछा जाए, द्रोणी विस्तार राजस्थान में इसकी द्रोणी का विस्तार नहीं है। राजस्थान नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा भी नहीं है, ओके। तो ऑप्शन बी इज राजस्थान का करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो है, अब देखो कोसी नदी वही है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बात हुई थी, क्या नाम था उसका? एक मिनट, देव प्रयाग, भागीरथी, भागीरथी, नंदा, नर्मदा नदी, बंगाल का शोक इसको दामोदर, हाँ, दामोदर नदी को ही कोसी नदी भी कहा जाता है, ठीक है। उस कहाँ गया दामोदर? बिहार का शोक देख लीजिए, बिहार का शोक, ऑप्शन बी कोसी नदी, सॉरी कोसी नदी और दामोदर नदी दोनों अलग अलग है, ठीक है। आई एम सॉरी इसके पहले वाला, लेकिन मेरे हिसाब से था कि जो बंगाल का शोक, सॉरी कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, वो बंगाल का शोक
था। अच्छा, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो ऑप्शन सी, सोन नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी जो हमारी है उसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। निम्नलिखित युग्मों को, मतलब जो विचार करने की बात कही उसमें जो बताया गया है जो भी है, ठीक है। तो मतलब इसको हम थोड़ा सा सस्पेंसियल क्वेश्चन, इसको इसके बारे में नहीं बोलेंगे, जो सस्पेंसियल क्वेश्चन उसको नहीं बोलेंगे। तो 26 नंबर सस्पेंसियल क्वेश्चन। वैसे है, सही है, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसलिए नहीं बोलेंगे। ठीक है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी? तो भैया डी ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती। जादूगुड़ा का संबंध है, जादूगुड़ा का संबंध किसे? यूरेनियम के खनन से है जादूगुड़ा का संबंध। ठीक है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज पेट्रोलियम है। यूरेनियम के यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल ही में पाए गए, क्या पाए गए? कर्नाटक में पाए गए। कहाँ पाए गए? कर्नाटक में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्र से है। हाल में ही आंध्र प्रदेश का सुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप से है, के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो भैया यूरेनियम के निक्षेप के लिए नक्शे में आ गया है। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? तो बी ऑप्शन, सबसे बड़ी यूरेनियम खान के लिए। ठीक है। 1 अप्रैल 2013 तक के आंकड़ों के आधार पर कोयले के भंडार में से संबंधित 5 राज्य का नियमानुसार झारखंड सबसे ज्यादा, झारखंड, ठीक है, जिसमें 8,07,010, ठीक है, और ओडिशा 73,710, छत्तीसगढ़ 52,169, पश्चिम बंगाल 31,283 और मध्य प्रदेश 25,061। ठीक है। इतना मतलब जो है बिलियन मिलियन टन जो है कोयला निकलता है। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है बताइए? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार भारत में पाया जाता है। पन्ना मध्य प्रदेश में से, पन्ना जो है मध्य प्रदेश में से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्नलिखित में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो भैया हीरे की खदान के लिए पन्ना, मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे की खदान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हीरों की खानें पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश के पन्ना में। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख, अब देखो कुद्रेमुख की फिर बात आ गई, कर्नाटक से रिलेटेड बात ही होगी। ठीक है, मंगलोर। तो कुद्रेमुख के पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान निम्न में से कौन सा स्थान? तो मंगलोर जो है गंतव्य स्थान, मतलब कहाँ पहुंचना है। तो कुद्रेमुख के पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे अयस्क का गंतव्य स्थान मंगलोर है। यहाँ से इसे अन्य देशों में भेजा जाता है। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला यानी रिफाइनरी कहाँ पर है? तो भैया सी, डिगबोई। डिगबोई परिष्करणशाला यानी डिगबोई तेल शोधन कारखाना जो है की स्थापना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा 1901 ईस्वी में किया गया था। यह विश्व की सबसे पुरानी चालू परिष्करण, मतलब क्या कहते हैं, रिफाइनरी है हमारी। कुद्रेमुख की खानों के उत्पादन के लिए लौह अयस्क कहाँ से निर्यात किया जाता है? कहाँ से? तो मंगलोर से ही निर्यात करा जाता है। न्यू मंगलोर पत्तन कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। यह कुद्रेमुख के लौह अयस्क और लौह साद्र का निर्यात करता है। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करण जिसे रिफाइनरी की संख्या कितनी है? तो 4 है, ऐसी संख्या 4 रिफाइनरी। भारत और भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश से करता है? तो जापान से करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जापान से ही करता होगा। होगा क्या, है यार, जापान से करता है, ठीक है, जापान से करता है। और अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।